प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 और 10 में जो खंड आ है, अब जो प्रश्न पत्र आएगा वो दो तरह से आएगा, खंड आ और खंड ब। खंड आ में आपका अपठित गद्यांश होगा। कक्षा 9 और कक्षा 10 में आपके जो कक्षा 9 है उसमें तो केवल अपठित गद्यांश है। कक्षा 10 में अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों हैं। थोड़ा सा इस साल के लिए पैटर्न चेंज किया है सीबीएसई ने। कक्षा 10 में अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न एमसीक्यू और अपठित काव्यांश से भी 5 प्रश्न एमसीक्यू। और अपठित गद्यांश में ग्रेड 9 में आपको सब्जेक्टिव है, आंसर देने हैं और आपको अति लघु या लघु में आपको उत्तर देने होंगे। वो 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें 2-2 नंबर के 4 प्रश्न और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। अब हम शुरू करते हैं कि जब अनसीन पैसेज आता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। अपठित गद्यांश, पहली बात तो कहते किसे हैं? अपठित माने जो पढ़ा नहीं गया, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और जो कहीं से भी दे दिया जाए और जो अचानक ही पढ़ने के लिए आपको दे दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को आपको कहा जाएगा। और इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि जो पाठक है, यानी कि आप जो पढ़ने वाले हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं, यानी कि आप पैसेज में से आंसर निकालेंगे और उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करके देंगे। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आंकलन किया जाता है। आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, अपने आंसर को कैसे फ्रेम करते हो, आप कैसे अपनी बात को कहते हो, यहाँ पर ये जजमेंट किया जाता है। और अपठित का कोई क्षेत्र नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष क्षेत्र से ही लिया जाए। वो विज्ञान से भी हो सकता है, कला से भी, साहित्य से भी, नागरिक शास्त्र से भी, या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह से अब देखिए कि हम अनसीन पैसेज को हल कैसे करें, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका तरीका कौन सा। सबसे पहले आपको जो अनसीन पैसेज दिया है, जो अपठित गद्यांश को दिया है, उसको आपको ध्यानपूर्वक मन में 2 बार पढ़ना है और गद्यांश में जो बातें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय आपकी भाषा बहुत सरल, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। और अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए, यानी कि हमारा जो उत्तर हो वो हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए। उसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें पूछी हैं आप उन्हीं को स्पष्ट करने की कोशिश कीजिएगा। शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखें, यानी कि जब आप टाइटल लिखते हैं गद्यांश का तो आपको पूरा छोटे से छोटा, आपको बहुत बड़ा शीर्षक नहीं देना, टाइटल बहुत बड़ा नहीं देना। आप ये देखेंगे कि उसके मूल में, यानी कि जब पैराग्राफ का बेस क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया है, बस उसको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे और शीर्षक को छोटे से छोटा देंगे। अब देखिए हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें। सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि गद्यांश को पहले एक बार आप सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, उसे हल्के से पढ़ लीजिए। पहली बार में यदि समझ ना आए तो आप दूसरी बार उसको पढ़िए और उसके जो कठिन शब्द हैं और जो वाक्य हैं जो आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और गद्यांश का जो मूल भाव है, जो पैसेज का मेन किस बारे में वो कह रहा है, वो हमें क्या सीख दे रहा है, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, हमें उस मूल भाव को अवश्य समझना चाहिए। अब यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आए तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को बहुत सारे शब्दों के अर्थ नहीं आते तो एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप खुद जान सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम आगे और पीछे के शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शब्द का क्या अर्थ निकल रहा होगा और हम उस हिसाब से, उस वाक्य के हिसाब से और जो पैराग्राफ का मूल भाव है उस मूल भाव के हिसाब से उस शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम अनुमानित अर्थ, यानी कि जो अनुमान लगाते हैं, उस गद्यांश के अर्थ से उसके अर्थ को मिलाने की कोशिश करेंगे। गद्यांश में आए जो व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आपको लगते हो उन्हें आप रेखांकित कर लीजिए।
अगला, जब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि हमने प्रश्न पढ़ लिए और उसका जो पैराग्राफ में से क्या संभव है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, और वो हमें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमने किसी को कहा कि धन संपत्ति ऐश्वर्य, किसी की धनिक होने में या पैसे वाले बनने में या राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित करने की बारी आती है। तो कोई धन समर्पित करता है, कोई मन समर्पित करता है, कोई वैभव, कोई कुछ, लेकिन जो सर्वस्व बलिदान देता है, तो सर्वस्व बलिदान में वो तीनों चीज़ भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो जब भी आप शीर्षक दें तो आप ये देखें कि निकट से निकट ये चीज़ क्या इसके अंदर आ सकती है। जब आप शीर्षक देंगे और उसके जो 4 MCQ आपको मिलेंगे, तो उसमें आप कोशिश करिए ये जानने की कि कौन सी चीज़ है। मान लीजिए धन है, तो वो संपत्ति में आ जाएगी, संपत्ति में धन भी आता है। अब धन और संपत्ति वैभव में, ऐश्वर्य में आ जाएगी। और जो सब कुछ बलिदान कर सकता है सर्वस्व बलिदान में, उसमें जान माल, धन, संपत्ति सब कुछ आ जाएगा। यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें कौन सा होगा? जो सर्वस्व बलिदान देश के लिए करता है, जो धन देता है, संपत्ति देता है, ऐश्वर्य देता है और जो सब कुछ देता है। तो बहुत ज़्यादा निकट और बिल्कुल जो सही होगा वो हम तीनों में से देखें कि कौन सा सबसे ज़्यादा औरों को भी इंक्लूड करता हुआ दिखता है। प्रश्नों का उत्तर आप उसमें से छांट लीजिए, लेकिन उसे अपनी भाषा में दीजिए और गद्यांश के मूल जो संदेश है उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। आप अपने विचार से उसमें राय ना दें। अति लघु और लघु उत्तर, जो उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा भी अलग अलग होती है। जो बहुत वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर, उसकी लिमिट भी आप ध्यान रखिएगा। जो वेरी शॉर्ट है उसको आप बहुत लंबा मत कीजिएगा और जो शॉर्ट है उसको आप बहुत छोटा मत कीजिएगा। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए। घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं काव्यांश पर। एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ काव्यांश का कि आपको काव्यांश कैसे हल करने हैं। ये सिर्फ ग्रेड 10 के लिए है। ग्रेड 9 केवल गद्यांश हल करेगा और जो ग्रेड 10 है वो गद्यांश और काव्यांश दोनों हल करेगा। ग्रेड 10 के लिए गद्यांश 5 नंबर का MCQ, पद्यांश 5 नंबर का MCQ, लेकिन जो ग्रेड 9 है उसके लिए आपका 10 नंबर का है। ये 2-2 नंबर के 4 प्रश्न और 1-1 नंबर के 2, और वो MCQ नहीं है। ग्रेड 9 में MCQ नहीं है, ग्रेड 10 में MCQ है। अब हम चर्चा करते हैं अपठित काव्यांश पर। जैसे गद्यांश में प्रोज का पार्ट आता है, ऐसे ही अपठित काव्यांश में कविता का अंश आता है जो आपने पढ़ी हुई नहीं होगी, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगी, और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर करने के लिए आएंगे। ग्रेड 10 के लिए MCQ में आएंगे और ग्रेड 9 को नहीं आएंगे। सिर्फ इस बार, अगली बार में भी कुछ और सिलेबस चेंज हो जाए। तो हम अपठित काव्यांश पे चर्चा करते हैं कि कैसे करना चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले काव्यांश का उद्देश्य, कविताओं की पंक्ति का भाव और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कठिन अर्थों को समझना चाहिए और उसका प्रतीकार्थ समझना। देखिए, कविता में हमेशा 2 तरह के भाव कहे जाते हैं। एक तो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका क्या अर्थ है, और वो शब्द किस रेफरेंस में यूज़ किए गए हैं उसको भी बताना यहाँ ज़रूरी होता है। तो जब भी हम कविता का अर्थ लिखते हैं या प्रश्नों के उत्तर करते हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब देखिए, काव्य सौंदर्य को समझना। काव्य सौंदर्य आप जानते हैं, कविता की सुंदरता की बात कहना। अब सुंदरता 2 तरह से होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी सुंदरता में कला पक्ष आता है और कला पक्ष में हम कवि का नाम, भाषा, काल, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, ये सब कुछ ग्रामेटिकल पार्ट उसमें इंफॉर्मेटिव देते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग, कौन कौन से व्याकरणिक बिंदुओं को वहाँ दिया गया है। और भाव में, भाव पक्ष में आप उस कविता का मीनिंग बताते हैं, उन पंक्तियों का मीनिंग बताते हैं। भाषा शैली को समझना, काव्यांश में जो संदेश दिया गया है उसको समझना, और क्या मैसेज दिया गया है वो भी हमें अच्छी तरह से जांच परख उसकी कर लेनी चाहिए। हमें उस कविता के मैसेज को जांच परख कर उसको पहचान कर ही उत्तर करने चाहिए।
कोई भी प्रश्न जब आप हल करते हैं काव्यांश में से, तो सबसे पहले काव्यांश को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि गद्यांश से काव्यांश कहीं ज़्यादा कठिन होता है, बच्चों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप उसके भावार्थ को, यानी कि उसके मूल अर्थ को और उसको समझने की कोशिश करें। जो शब्द आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उस पर आपको सोचना चाहिए, और इसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है और जिससे अर्थ कठिन बन जाता है, क्योंकि बच्चों को ये समझने में तकलीफ होती है कि इस शब्द का प्रयोग यहाँ किस रेफरेंस में यूज़ हुआ है। फिर भी यदि आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे काव्यांश को, तो आप उत्तर कर पाएंगे। अब हमें काव्यांश को हल करते समय, उसके प्रश्नों के उत्तर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको काव्यांश को, जो अनसीन पैसेज है पोइट्री का, उसे 2-3 बार बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं आपको, या कविता की जो लाइन जो डिफ़िकल्ट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न पढ़िए और फिर उसका उत्तर पढ़िए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, तो कविता की स्टार्टिंग की लाइन पढ़िए, मे बी आपको तुरंत उसमें अर्थ मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से कि आप ये भी ना लगे कि आपने प्रश्नोत्तर में, जो प्रश्न पत्र है आपका, उसमें कुछ लिखा है, आपने टिक किया है, वो भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको ये याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। उसके लिए कोई बहुत आप बारीक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय उसके जो प्रतीक, सिंबॉलिक जो अर्थ है, जो सिंबॉलिक मीनिंग है, वो किस वे में, देखिए सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है। आपने जैसे आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ कि सिंबॉलिक कैसे होता है। जैसे आपने सूर्य के पद प्रथम चैप्टर आपका है, तो उसमें उद्धव की जो उदासीनता है, कृष्ण के प्रति जो उनका आकर्षित ना होना, कृष्ण की तरफ वो आकर्षित नहीं है, और इसके लिए गोपियों ने 2 उदाहरणों को देखो आपके सामने पेश किया। पहला कि आप उस पुरहिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो पहले आप इसमें अर्थ बताते हो क्या, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल की एक भी बूंद उसको छू नहीं पाती, अब उसी प्रकार या अर्थात करके आप इसका सिंबॉलिक मीनिंग देंगे कि आप भी कृष्ण के समीप तो हैं, परंतु कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण के साथ होने का कोई भी निशान आपके ऊपर दिखाई नहीं देता। तो ये हो गया इसका प्रतीकात्मक अर्थ। जैसे दूसरा, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार तेल से भीगी हुई गागर को जब जल में डुबोते हैं, तो तेल की जो लेयर है, जो परत है, वो पानी को घड़े के बीच में आ जाती है और घड़े को छूने नहीं देती है ना। तो उसी प्रकार आपके ऊपर भी ज्ञान के, अहंकार की मोटी परत है, जिसके कारण कृष्ण का प्रेम आपके हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहा। अब देखिए कि तेल की जो लेयर है वो घड़े को पानी से नहीं मिलने दे रही, और आपके ऊपर जो अहंकार की मोटी परत है वो आपको और कृष्ण की भक्ति को एक नहीं होने दे रही। तो यहाँ पर ये प्रतीकार्थ उसका हो गया, और शब्दों का मीनिंग उसका मूल अर्थ हो गया जो शब्दों से निकलता है। प्रश्नों के उत्तर हमें काव्यांश से ही देने चाहिए, काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा, उत्तर हमेशा अपनी भाषा में लिखें, सरल शब्दों में लिखें। सेम पंक्तियां आपको कविता की कभी नहीं उतारनी। यदि प्रश्न में किसी भाव विशेष का उल्लेख करने वाली पंक्तियां पूछी गई हैं, तो इसका उत्तर काव्यांश में समुचित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियों से ही आपको लिखना चाहिए। अगर दे दिया कि इस भाव का अर्थ किस पंक्ति से निकलता है, तो आप उस पंक्ति को वहां पर दे देंगे। शीर्षक काव्यांश की किसी विशेष जो विशेषता है उस पर आधारित न होकर पूरे काव्यांश के भाव पर आधारित होना चाहिए। यही चीज हमें गद्यांश में भी रखनी चाहिए ध्यान, कि पूरे गद्यांश को, पूरे पद्यांश को ध्यान में रखकर ही हम शीर्षक दें, और शीर्षक हमारा छोटा हो, आकर्षक हो और अर्थवान हो, यानी कि बहुत अच्छा मीनिंग उसका निकलता हो। अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीमा को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद एक बार दोहरा लेना चाहिए कि कोई गलती से हमसे कुछ चूक तो नहीं हो गई, कुछ हमसे छूट तो नहीं गया। इस तरह से आप काव्यांश और गद्यांश के उत्तरों को हल करेंगे। उम्मीद है कि आप 10 के 10 नंबर आप इसमें लाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपके पूरे के पूरे अंक आपके हाथ में हैं, बस थोड़ी सी केयरफुल आपको रहना है और प्रैक्टिस आपको करनी है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे अंक आपके अपठित गद्यांश में आपको मिल जाएंगे, ग्रेड 9 में भी और ग्रेड 10 में भी।
कमेंट के ज़रिए आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आपको कोई असुविधा तो नहीं है या कोई क्वेरी बची हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।